हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अब हम एक नई टेक्निक से सीखेंगे जिसमें हम आपके समय की बचत का ध्यान रखेंगे, और ऐसा ही हुआ। पिछली बार हमारा जो वीडियो था वो केवल 12 मिनट में ही ख़त्म हो गया और काफ़ी अच्छा उसको रेस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो इस बार हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है आपका सेम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके पास में एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं हम एक छोटा टॉपिक जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोस्तों, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। हालांकि पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी हमको मिलती है कि सर ये व्यवहारिक रूप में क्या है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो व्यवहारिक रूप में ये दोस्तों वो काम है जो कि एक चार्ज के द्वारा किया गया है। आप इसको केवल इतना सा समझें कि ये एक वो काम है जो किसी पर्टिकुलर चार्ज ने किया है। हमेशा ध्यान रखिए कि काम जो होता है, वर्क जो होता है फिजिक्स में, वो या तो फोर्स के द्वारा किया जाता है या फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है। तो या तो कोई फोर्स काम करेगा या किसी फोर्स के अगेंस्ट काम होगा। ठीक है, और इन दोनों को रिलेट करने वाला टॉपिक भी हमारे पास में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो आपको आज काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि इन चीजों का मतलब क्या है व्यवहारिक रूप में। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम की बाउंडेशन हमारे पास में रहती है, हम 10 से 15 मिनट में दोस्तों हर टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं ताकि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके। तो दोस्तों, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी कि ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल रहेगा। दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो रहेगा। नहीं, जीरो नहीं रहेगा। हो सकता है कि कुछ वैल्यू हो, कुछ मैग्नीट्यूड हो उसका, लेकिन वो जीरो नहीं रहेगा। और उसकी वैल्यू जो रहेगी, या जैसे जो भी वैल्यू है, चाहे 100 है चाहे 200 है, वो थ्रू आउट पूरी सरफेस पर उतनी ही रहेगी। तो सरफेस पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट या फिर इक्वल रहेगा। जो भी है वो इक्वल रहेगा। तो इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर, जहां पर भी पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे इस सरफेस की बात करूं मैं, तो इस सरफेस पर आप चाहे यहां चेक कर लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट। ध्यान रखना, पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम पोटेंशियल को भी देखेंगे। तो ये किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर होता है। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर करना चाहता हूँ यहाँ का पोटेंशियल, तो लेट सपोज इनका पोटेंशियल, इसके बीच में पोटेंशियल आता है 2 वोल्ट। तो अब चाहे आप कहीं पर भी 2 कर चेक कर लीजिए, इसके हर पॉइंट पर कितना वोल्ट आएगा? 2 वोल्ट। तो इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप देखें तो पॉइंट चार्ज, आपको पता है कि पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है? kq/r। ये हमने देखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको रिकॉल कराएं कि पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है kq/r²। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? kq/r। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो वो कितनी आएगी? अगेन kq/r। यहाँ चेक करें, यहाँ, 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 मतलब r डिस्टेंस पर आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? kq/r। तो ऐसा एक लोकस बनता है जहां पर कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है? kq/r। तो ऐसे ही पॉइंट्स के लोकस को, ऐसी पॉइंट्स के सरफेस को ही हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए देख रहे हो आप कैसा आएगा? ये एक आएगा स्फीयर, यानी कि हर पॉइंट पर जो है पोटेंशियल सेम रहेगा r डिस्टेंस पर। तो पॉइंट चार्ज के लिए सरफेस होगी एक स्फीयर। लीनियर चार्ज के लिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगी। दोस्तों, ये एक लीनियर चार्ज के लिए आप देखेंगे कि एक सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस पर r डिस्टेंस पर आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, पॉइंट इस तरीके से सिलेंड्रिकल आएगा। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो पोटेंशियल के लिए अगर हम देखें
तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल, भाई आप यहाँ चेक कर लो चाहे यहाँ चेक कर लो, V1 और V2 इसको मानो तो इनका डिफरेंस तो जीरो ही आने वाला है क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा V यानी चेंज इन पोटेंशियल जीरो रहता है। दूसरी तरफ बात करें W इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन की, तो वो भी जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल के द्वारा किया गया वर्क डन कितना है, Q इंटू डेल्टा V, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V जीरो है तो वर्क डन भी कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोस्तों इससे हम अगर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ऐसे रहेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ऐसे है तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके परपेंडिकुलर डेफिनेटली। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो ये तो हुआ हमारा टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हर परीक्षा के हिसाब से, हर उसके हिसाब से थ्रू आउट कंप्लीट है, यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से और कॉन्सेप्ट की दृष्टि से भी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो कि लोगों को लगता है। इसके बारे में हम बताना चाहें कि आपको, कि जिसको आप ग्रेविटेशन से कंपेयर करके देख लीजिए आपको, क्योंकि पता है कि h हाइट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। यानी कि हमने क्या किया है कि फोर्स को हाइट से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहां पर हमको पता है कि m मास को h हाइट उठाने के लिए हमारे पास में ग्रेविटेशनल एनर्जी में राइज कितना हो जाता है, mgh। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एक वर्क डन है, देखो ये F है और ये dr है, और F डॉट डी आर, भाई ये तो एक हाइट और एक डिस्प्लेसमेंट है, और ये देखें तो आप एक वर्क डन फोर्स है mg। तो ये एक्चुअली में देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया हुआ एक वर्क डन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस चीजों को आप पकड़े। तो यहां पर भी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे दोस्तों किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को, और इसकी जगह तो हम हाइट रखनी पड़ेगी। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे मिलेगी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखेंगे, हमको फॉर्मूले पे हमको गौर करना है और तरीके पे हमको गौर करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं एक मास की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, अर्थ के रेस्पेक्ट में, हमने अर्थ को रेफरेंस माना हुआ है, अर्थ के रेफरेंस में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो आती है आपकी mgh। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये भी पता चलेगा अभी आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए है। सिस्टम में एटलीस्ट 2 आदमी होने ही चाहिए, यानी कि सिस्टम अगर हम बना रहे हैं तो उसमें 2 चार्ज होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आपको कि UF माइनस UI, यानी कि 2 अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की पहले क्या थी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बाद में क्या थी, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि उस सिस्टम को बनाने के लिए किसी फोर्स ने कितना काम किया है, इसका नेगेटिव। ठीक है, ये थ्योरम है, आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम आपसे कोई पूछे, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है नीट जेई में, ध्यान रखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम है UF माइनस UI, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स हमारा इस केस में क्या था,
ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स वाज कंजर्वेटिव फोर्स, और इस केस में हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यूएफ माइनस यूआई हुआ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि अगर हम देखते हैं, मान लीजिए इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर हमने चीज को h हाइट पर उठाया है, तो उसने कितना काम किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो यहाँ आप एक्सटर्नल जैसे हम काम करते हैं, ग्रेविटेशन तो उल्टा काम करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन जो हमने किया है, हम कौन है, एक्सटर्नल एजेंट, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट h हाइट उठाया है उसको, इसलिए उसका क्या हो जाता है, mg इंटू एच। इसी तरीके से यहाँ पर होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ हम टू सिस्टम ऑफ चार्ज बनाने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हम मानते हैं कि कोई चार्ज थे जो कि इन्फिनिटी पे थे, तो हम चार्ज दो, मिनिमम सिस्टम आपको दो का चार्ज बनाना है, दो चार्ज का सिस्टम बनाना, तो कैसे बनाओगे, पहले एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाओगे और फिर दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाके उसके कुछ डिस्टेंस पर रखोगे, इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ हम मान लीजिए कि पहले चार्ज को लेकर आए, तो इनिशियली और फाइनली क्या हो गया, यू इनिशियली और यू फाइनली, ठीक है। तो यू एफ माइनस यू आई, तो इनिशियली देख लेते हैं पहले क्या कंडीशन है, कि पहले इनिशियली आपका दोनों चार्ज इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जीरो होना है, इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल को कुछ होना नहीं है। तो यहाँ बात करें तो जीरो है। फाइनली क्या हुआ है कि चार्ज Q1 किसी P पॉइंट पर आ गया है और Q2 चार्ज इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पर आ गया है। तो W एक्सटर्नल फॉर Q1 एट P, यानी कि Q1 को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में क्या काम करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल है, वर्क डन है W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, और वहां पर जब कोई चार्ज ही नहीं था तो वहां पर कोई फोर्स भी नहीं होगा, और जब फोर्स नहीं होगा तो किसी भी चार्ज को लाने के लिए काम करना ही क्यों पड़ेगा, और जब काम ही नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल में चेंज कैसे आएगा। इस वजह से पोटेंशियल में चेंज जीरो होने की वजह से चार्ज के होने पर भी वहां पर क्या हो गया है, वर्क डन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कहीं चार्ज नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट और फेवर में काम भी नहीं करना पड़ेगा, और काम नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होगा। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन, कोई काम नहीं करना पड़ा, जीरो आ गया। लेकिन दूसरे चार्ज को जब लाया गया तो वहां पर पहले से एक चार्ज Q1 आ चुका था, अब आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, देखो अब बहुत ध्यान से देखना कि Q1 यहां आ चुका है, इससे R डिस्टेंस पर आपको Q2 लेकर आना है। Q1 से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, KQ1 अपॉन R, ठीक है। और वर्क डन बाय Q2 को R डिस्टेंस पर, यानी P पॉइंट से, ये P पॉइंट है, इससे R डिस्टेंस पर लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, चार्ज जो कि आ रहा है और मल्टीप्लाई होगा वोल्टेज जो कि वहां पर ऑलरेडी है। तो वोल्टेज कितना है, KQ1 अपॉन R, तो KQ1 अपॉन R हो गया वोल्टेज, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उससे, तो ये हो गया आपका KQ1 अपॉन R इंटू Q2, दैट इज KQ1 Q2 अपॉन R। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि किसी पॉइंट पर रेफरेंस जीरो ले रखा है, ध्यान रखना, अगर रेफरेंस जीरो नहीं हुआ तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर की पोटेंशियल है। मान लीजिए आप इसको R2 से R1 लाते, यानी कि Q पॉइंट से P पॉइंट पर लाते, ये Q पॉइंट है, यहाँ कोई Q पॉइंट है, यहाँ P पॉइंट, यहाँ R पॉइंट कर दीजिए, Q पहले से ले रखा हमने, तो R पॉइंट से Q पॉइंट पर लाते, तो ये हो जाता आपका Q, है ना, ये हो जाता आपका Q से R का डिफरेंस। कुल मिला के आपको डिफरेंस लेना है UF माइनस UI। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस लेना है कि पहले कितना पोटेंशियल था और बाद में कितना, पोटेंशियल में चेंज कितना आ गया, कुल मिला के इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में चेंज कितना आ गया, ये आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका
ये होता है। ठीक है, तो दो चार्ज को बनाने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, K(Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए तीन फॉर्मूले आपके हो गए। एक फॉर्मूला ये, यानी Q पॉइंट से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R²। P पॉइंट से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ अपॉन R। और दो सिस्टम यानी कि इससे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, वो होगी K(Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक जो है वो होता है। इस पे बेस क्वेश्चन आप करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 सिस्टम बनाने का, 4 सिस्टम बनाने का, तो एक एक बार में 2-2 सिस्टम आप लेते रहिए। फॉर एग्जांपल हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये आप एज ए नोट्स रख सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट नोट्स हैं दोस्तों, जो कि आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं कि ये आपने 3 चार्ज Q1 Q2 और Q3। ठीक है, तो एक एक बार में 2-2 चार्ज लेते जाइए। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन का सोचने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का बना लो, Q1 Q2 अपॉन इसके बीच की दूरी मान लीजिए R1 है, तो R1। फिर इन दोनों का बना लो Q2 Q3 अपॉन R2 बना लो। फिर इसका बना लीजिए, इन दोनों तीनों का बना लीजिए, प्लस Q1 Q3 अपॉन R3। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। इसी तरीके से आपको चेंज भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए इस तरीके से हो कि इतना बड़ा सिस्टम था और वापस इतना बनाया, तो उन दोनों में जो चेंज आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वर्क डन भी पूछा जा सकता है कि इस सिस्टम को इस सिस्टम से ऐसा बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस लगा लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम यही तो है, कितना काम करना पड़ेगा वो सिस्टम बनाने के लिए, जितना उनका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से सिंपल फॉर्म में हम आपको समझाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। गुड लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।